ठीक है सर, अब मैं कंफर्टेबल हूँ। हाँ ठीक है, स्वागत है आपका। आइए। आप सभी का यहाँ पे स्वागत। आदरणीय डॉक्टर अनिल सिंह सर, जो कि मेरे गुरु भी हैं और एमए के दिनों में आपने मुझे पढ़ाया। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि आज आप लोगों के बीच उपस्थित होने का और जो भी मुकाम मैंने हासिल किया है उसमें आदरणीय डॉक्टर अनिल सिंह सर का बहुत बड़ा योगदान है। सर जब मेरा परिचय दे रहे थे तो अमरकांत के काम की चर्चा की, लेकिन सर ने ये नहीं बताया कि अमरकांत पे काम करने के लिए प्रेरित मुझे डॉक्टर अनिल सिंह सर ने ही किया था। अमरकांत का परिचय देते हुए सर ने जैसे बताया कि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई अमरकांत का जन्मदिन है। 1 जुलाई 1925 को वे बलिया के रसड़ा तहसील में भगमलपुर गांव में पैदा हुए, सीताराम वर्मा और अनंती देवी के पुत्र के रूप में। और अमरकांत का घर का नाम श्री राम रखा गया, श्री राम वर्मा। सन 1946 में बीए करने के बाद वे इलाहाबाद आए और बीए तक के पहले इंटरमीडिएट तक की सारी पढ़ाई उन्होंने वहीं से की। उसके बाद इलाहाबाद आने के बाद एक चीज ये भी हुई कि नौकरी चाहिए, तो नौकरी की शुरुआत उन्होंने आगरा से की। आगरा से उस समय दैनिक निकलता था और दैनिक के माध्यम से उन्होंने अपनी नौकरी की यात्रा शुरू की। और यही वो आगरा था जहां के प्रगतिशील लेखक संघ की मीटिंग में उन्होंने आना जाना शुरू किया। और जिन शुरुआती कविताओं की चर्चा डॉक्टर अनिल सिंह जी ने की, वो सारी कविताएं उन्होंने वहां सुनाई। न केवल वो कविताएं, बल्कि उन्होंने अपनी पहली कहानी इंटरव्यू भी वहां सुनाई। और रामविलास शर्मा जैसे धुरंधर जो कि वहां उपस्थित रहते थे, उनके बीच में उन्होंने वो कहानी सुनाई। वहां 3 साल रहने के बाद वे वापस इलाहाबाद आते हैं और यहीं पे उस लेखक के जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी आती है कि एक 29 साल का युवक मात्र 29 साल की अवस्था में हृदय रोग का शिकार हो जाता है। क्योंकि अब हार्ट अटैक है, हृदय रोग है, तो नौकरी छूट गई है, उनको इलाहाबाद छोड़ के वापस बलिया जाना पड़ रहा है। और अब वो बहुत कठिन परिश्रम भी नहीं कर सकते, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और यहीं से लगभग उनके संघर्ष की पूरी यात्रा शुरू होती है। बलिया और इलाहाबाद के बीच में इस तरह के छोटे छोटे कस्बों में रहते हुए छोटी छोटी नौकरियों के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये जो पूरा समय है साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि 1954 से लेकर 1963, जिसे हम लोग नई कहानी आंदोलन कहते हैं, भैरव प्रसाद गुप्त की पत्रिका नई कहानी जो है 1956 से निकलती है, लेकिन वो पूरा समय 1954 से 1963 का हम लोग नई कहानी आंदोलन का मानते हैं। अब इस नई कहानी आंदोलन में अमरकांत कहाँ है? भाई मार्कंडे कहीं पे लिख रहे हैं, कमलेश्वर लिख रहे हैं, राजेंद्र यादव लिख रहे हैं, अमरकांत कहाँ है? अमरकांत के बारे में राजेंद्र यादव कहते थे कि वो मानसिक टुच्चेपन का सबसे बड़ा लेखक है। तो मानसिक टुच्चेपन का लेखक मतलब किसी किरदार के अंदर जितनी गंभीरता के साथ अमरकांत घुसे रहते थे और उसके प्रति कोई रहम नहीं दिखाते थे, वहां कोई आदर्श नहीं काम करता था, कोई झंडा नहीं काम करता था, उसकी दीनता और हीनता में ही वो अपने समय के यथार्थ को व्यक्त करते थे। अमरकांत की खूबी रही उनकी कहानियां, उनकी कहानियों को लेके जैसा सर ने बताया, उनकी कहानियों की बहुत चर्चा हुई और अमरकांत जाने भी गए अपनी कहानियों के कारण ही। इंटरव्यू से शुरुआत होकर डिप्टी कलेक्टरी और जोंक जैसी कहानी अमरकांत लिखते हैं, दोपहर का भोजन जैसी कहानी अमरकांत लिखते हैं और वो उनकी प्रतिष्ठा का एक केंद्र बिंदु बना। जहां तक उपन्यासों की बात है, सर ने मुझसे कहा था कि आप उपन्यासों पे बात करिए। अमरकांत अपने उपन्यासों के लिए नहीं जाने गए, लंबे समय तक नहीं जाने गए। और उसका कारण अमरकांत खुद ये मानते रहे कि वो कहते हैं कि उपन्यास उनकी प्रतिष्ठा का केंद्र इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि बहुत सारे उपन्यास सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तंगी दूर करने के लिए वो किसी न किसी के लिए लिखते रहे। शायद चाहे वो किसी पत्रिका में एपिसोड रूप में छप रहा हो, वहां से उनको कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, या सरकार के तमाम विभागों में कोई योजना चल रही हो, उस योजना के तहत जो है उस उपन्यास को वो लिख रहे हो। तो हम देखेंगे कि उपन्यासों में लगभग, जैसे सर ने कहा कि 11 उपन्यास उनके प्रकाशित हैं। 9 उपन्यासों तक के प्रकाशन की जब मैं काम कर रहा था मुझे जानकारी है।
दो उपन्यास, लहरें और विदा की रात, उस समय पत्रिका में एपिसोड रूप में आई थी। एक लहरें जो है कादम्बनी में, और विदा की रात बया पत्रिका शुरू हुई थी उसमें। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल 11 उपन्यास अमरकांत के हम लोगों के पास हैं। सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, कटीली राह के फूल, ग्राम सेविका, सुखजीवी, बीच की दीवार, सुन्नर पांडे की पतो, इन्हीं हथियारों से, लहरें और विदा की रात। ये वो 11 उपन्यास हैं जो अमरकांत के ने लिखे। अब इन 11 उपन्यासों में मुख्य रूप से जो उपन्यास चर्चा का केंद्र बने, या जिन उपन्यासों में वो संभावनाएं समीक्षकों ने, आलोचकों ने देखी कि जिसकी जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी पर कतिपय कारणों से वो नहीं हो पाई या बहुत देर से हुई, उन उपन्यासों में से सबसे अधिक चर्चित हुआ इन्हीं हथियारों से। इन्हीं हथियारों से के अलावा 1984 में उनका उपन्यास आया है सूखा पत्ता। सूखा पत्ता भी बहुत चर्चित हुआ और उसकी बहुत समीक्षाएं प्रकाशित हुई। सूखा पत्ता में लेके जो सबसे बड़ी बात उस समय थी कि एक समलैंगिक प्रेम का चित्रण जिस संयम के साथ साहित्य में और उपन्यास में अमरकांत कर जाते हैं, उस तरह का संयम आपको गद्य में तो निराला के अलावा और कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी तरह इन्हीं हथियारों से उपन्यास, जैसे कि मैंने कहा कि आर्थिक तंगी बहुत थी तो ये भी एपिसोड रूप में ही छप रहा था। एक एपिसोड के उनको 2,500 रुपए मिलते थे। तो मैंने बल्कि इंटरव्यू करते समय अमरकांत जी से पूछा भी कि बाकी सारे उपन्यास आपके बहुत छोटे छोटे हैं, ये उपन्यास इतना बड़ा कैसे हो गया? तो बोले कि उस समय परेशानी ज्यादा थी और एक एपिसोड के 2,500 मिलते थे, तो कुछ तो उस चक्कर में बड़ा हो गया और कुछ इस चक्कर में भी बड़ा हो गया कि इन्हीं हथियारों से उपन्यास का पूरा केंद्र बलिया और बलिया की राज्य क्रांति है, जो कि उनका गृह क्षेत्र है। तो उसके वर्णन में अमरकांत का मन भी बहुत लगा। आप देखेंगे इस उपन्यास में कि बलिया, बलिया की भाषा, बलिया की लोक संस्कृति, बलिया का इतिहास, बलिया का भूगोल, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा हो। किसी किसी अंचल विशेष में इतनी गहराई से चित्रण, अगर आप रेणु को पढ़ें तो रेणु जिस हद तक जाते हैं, लगभग उसी हद तक बलिया का वर्णन करते हुए अमरकांत जो है इन्हीं हथियारों से में दिखाई देते हैं। इन्हीं हथियारों से उपन्यास अपने कथानक और शिल्प को लेके भी बड़ा अनोखा है। ये पूरा उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जिसका कोई केंद्रीय पात्र ही नहीं है। अगर पूरे उपन्यास में आपको किसी को केंद्रीय पात्र कर कहना हो तो आप निश्चित तौर से कहेंगे कि बलिया ही पूरे उपन्यास के केंद्र में है। और उस बलिया की राज्य क्रांति से जुड़े हुए छोटे छोटे लोग हैं, फिर उसमें वेश्याएं भी हैं, क्रांतिकारी भी हैं, उनके बीच का प्रेम प्रसंग भी है। उन प्रेम प्रसंगों में एब्सर्डिटी जैसे भी तत्व हैं, जहां पे खेत से एक एक टुकड़ा ढेला जो है वो लाके अपने तिजोरी में रख देता है, और वो जो ढेला है उसे उस ढेला नायिका की याद दिलाती है जिससे कि वो प्रेम करता है। तो इस तरह के बहुत सारे भावुक और एब्सर्ड माइंडेड चीजों का वर्णन भी अमरकांत इस पूरे उपन्यास में करते हैं। लेकिन जो सूत्र होता है कि इतने बड़े उपन्यास के कथानक को रचने का सूत्र अमरकांत को कहाँ मिला, तो जैसा कि आपने सुना होगा, अनिल सर ने शुरुआत में ही कहा कि उन्होंने बहुत सारे बाल साहित्य लिखे हैं। तो उसी में से एक नाम लिया उन्होंने बानर सेना का। ये बानर सेना जो है, बचपन में अमरकांत का अपना अनुभव है कि किस तरह से गांव के कुछ बच्चे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने की उत्कट इच्छा के साथ शक्कर की कुछ बोरी जो है वो चुराते हैं, और यहीं से उन्होंने वो सूत्र पकड़ा और उन्होंने इन्हीं हथियारों से उपन्यास लिखा। दूसरा जो मैंने जैसे बताया कि दूसरा जिस उपन्यास की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो सूखा पत्ता की होती है, कि उसमें जहाँ पे समलैंगिकता को एक तरह से साहित्य में प्रस्तुत करने का बहुत ही बड़ा जोखिम लेकिन बहुत सहजता के साथ अमरकांत उठाते हैं। बाकी के उनके जितने भी उपन्यास हैं, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, कटीली राह के फूल और सुखजीवी को भी मैं इसी में शामिल करूंगा, ये उन तमाम नायकों की कहानी और नायिकाओं की कहानी है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जीते हुए
प्रेम के रास्ते पे नायक आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो कायर हो जाता है, वो समय और समाज से डरने लगता है। ये कायरता हो सकता है अमरकांत का अपना भी हो, लेकिन वहां पे अमरकांत की नायिकाएं ज्यादा सहज दिखती हैं, वो प्रेम में ज्यादा आगे दिखाई देती हैं, जबकि इनके नायक भीरू हैं। और ये भीरू नायक कई बार अमरकांत इंटरव्यू में स्वीकार भी करते हैं कि उनका कुछ न बोल पाना, उनके लिए शब्दों की कमी, वाक्यों की कमी, वो सारी स्थितियां कहीं ना कहीं अमरकांत के जीवन में भी थी। और उसका उसका एक तरह से प्रतिरूप इन उपन्यासों में दिखाई पड़ा है, जहां पे नायक नायिका के प्रेम का वर्णन ज्यादा है। चूंकि वो प्रेमचंद की परंपरा से आते हैं, तो कुछ उपन्यासों में उन्होंने प्रेमचंद के प्रभाव को सीधे सीधे स्वीकार किया। जैसे अगर मैं ग्राम सेविका उपन्यास की तुलना प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास से करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन ये है कि प्रेमचंद जिस ऊंचाई पे जाके लिख रहे थे और जहां से अमरकांत लिख रहे हैं, दोनों में अंतर तो है, लेकिन प्रेमचंद का जो समाज सुधारवादी जो दृष्टिकोण है, वो ग्राम सेविका में सीधे सीधे दिखता है कि दमयंती कैसे अपने प्रेम में जो है एक बार चोट खाती है, उसके बाद वो जीवन शिक्षा लेती है और अपने ही जैसे दूसरे व्यक्ति को उस तरह के मोहपाश से निकालती है और अंत में वो विवाह करती है। तो वो प्रेम के मोहपाश से निकलना, अपना जीवन ग्राम की सेवा में ग्राम सेविका के रूप में समर्पित कर देना, समाज को सुधारते हुए अपने जीवन को सुधारना, वो पूरी की पूरी परिपाटी जो है सुधारवाद की, कहीं ना कहीं वो प्रेमचंद से ले रहे हैं। सुखजीवी उपन्यास अमरकांत का एक ऐसा ही उपन्यास है जहां पे जो नायक है वो सारे निर्णयों को लेने में बहुत कमजोर है, बहुत भीरू है, लेकिन वो सेल्फ सेंट्रलाइज्ड है, मतलब आत्म केंद्रित है। वो अपने से आगे कुछ सोच नहीं पाता, लेकिन जीवन में चाहता सब कुछ है। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि ये अमरकांत के पहले के जो उपन्यास हैं, नायकों की जो स्थिति है वही वही यहाँ पे भी स्थिति है। कथानक से हट के और फिर कोई क्रांतिकारी अगर उपन्यास उन्होंने लिखा तो उसमें सुन्नर पांडे की पतोहू जो है वो एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी वापस चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बड़े व्यापक स्तर पे उन्होंने समाज को इस तरह के उपन्यासों से झकझोरने का काम किया। सुन्नर पांडे की पतोहू अपने पति के जाने के बाद अपने सास ससुर के साथ रह रही है, लेकिन उसकी जो सास है, उस सास को अपनी ही पतोहू से आंतरिक घृणा जो है, कुंठा जो है, हताशा जो है, वो इस कदर हावी हो जाती है कि एक दिन वो अपने ही पति से कहती है कि वो जो है अपनी पतोहू का शारीरिक दोहन करे, उसका शोषण करे। तो इस तरह की का चित्रण उपन्यासों में बहुत कम मिलता है। समाज में इस तरह की चीजें सुनाई तो पड़ती हैं कि एक पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, वहां पे इस तरह के शोषण तो होते रहे हैं स्त्रियों के, लेकिन सीधे सीधे एक स्त्री दूसरे स्त्री के शोषण के लिए अपने ही पति को बरगलाए, इस तरह का वर्णन, इस तरह की चीजें बहुत कम सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। तो इस तरह का बोल्डनेस जो है अमरकांत के अंदर दिखाई देता है। बाद में सर ने दो और उपन्यासों की चर्चा की जो कि उस समय पत्रिका में छपे थे, लहरें और बिदा की रात। बिदा की रात मुस्लिम समाज को केंद्र में रखकर और उस आजादी के बाद जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया अमरकांत का उपन्यास था, जो कि उतनी प्रतिष्ठा नहीं पा सका या उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन इन सभी उपन्यासों के केंद्र में अब हम लोग अमरकांत को देखें कि वो जिस समय में लिखना शुरू कर रहे हैं, जो नई कहानी आंदोलन का समय है, वो नेहरू जी जो अपने जैकेट पे गुलाब लगाते थे और जिनकी पंचवर्षीय योजनाओं से लोगों के मन में बड़ी उनके उनके मन में बहुत सारे सपने थे। किसी साहे जी की पंक्तियां हैं कि पहले आते थे बीती रातों के सपने, अब आते हैं आने वाले कल के। तो ये जो आने वाला कल था, जिसको लेके इतने सारे सपने संजोए गए थे, आजादी के एक दशक बाद ही वो सपने धीरे धीरे टूटने लगे और समाज का जो निम्न वर्ग है, जो मध्य वर्ग है, वो इस लाल फीताशाही, इस परिवारवाद, इस भ्रष्टाचार
से इतना हताश, निराश और कुंठित हो रहा है कि उसके लिए आजादी के मायने ही बदल जा रहे हैं। और ऐसे में बहुत बड़े बड़े शहरों की वहां पे लैंगिकता को लेके, सेक्स को लेके, टूटते परिवारों को लेके अमरकांत बात नहीं करते। वो उन्हीं कस्बाई जीवन की बात करते हैं जो उनका भोगा हुआ है, जो उनका देखा हुआ है, जो उनका यथार्थ है, फिर वो चाहे बलिया हो चाहे इलाहाबाद हो। लेकिन उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि इन सब चीजों का वर्णन करते हुए उन्होंने कभी भी ऐसी जगहों के समस्याओं को नहीं दिखाया या पूरी तरह से गलत है। छोटे कस्बाई शहरों में भी मजदूरों की समस्या क्या है, रोजगार की समस्या क्या है, आमदनी की समस्या क्या है, स्त्रियों के शोषण की समस्या क्या है, शिक्षा को लेकर समस्या क्या है, बाबूगिरी किस तरह से हावी है, इन सारी चीजों को आप अमरकांत के उपन्यासों के अलग अलग पात्रों के माध्यम से देख सकते हैं। अमरकांत उपन्यासकार के रूप में इसलिए भी याद किए जाएंगे कि उन्होंने उपन्यासों के कथानक और शिल्प संबंधी बहुत सारे मापदंड बदले। समाज में कितनी क्रांतिकारी से कोई विचारधारा हावी हो सकती है, अगर उसको देखना है तो अमरकांत के उपन्यासों से देखा जा सकता है। इन्हीं हथियारों जैसे उपन्यास हैं जहां पे उन्होंने पूरे के पूरे क्षेत्र को ही उपन्यास का केंद्रीय पात्र बना दिया और बाकी सारी चीजें वहां पे गौण हो जा रही हैं। सुन्नर पांडे की पतोहू जैसी कहानी है जहां पे एक स्त्री अपनी ही बहू के शोषण के लिए अपने पति को प्रेरित कर रही है। लहरें और बिदा की रात जैसा उपन्यास है जो आजादी और विभाजन की त्रासदी को लेकर मुसलमानों को केंद्र में लेकर लिखा गया। और सबसे बड़ी चीज अमरकांत के संदर्भ में मैं जो कहना चाहूंगा कि अमरकांत एक उपन्यासकार के रूप में हमेशा आप देखिए उनका शिल्प जो है वो जैसे आपसे बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। उनका नायक भी कई बार वो खुद ही होते हैं और इस चीज को वो सहजता से स्वीकार भी करते हैं कि हाँ, मेरे जीवन की जो कमियां थी, मैं चीजों को जिस तरह से कम आंकता था, मैं जिस तरह से निर्णय कम ले पाता था, उन सारी चीजों को मैंने अपने साहित्य में पिरोया। जहां तक मैंने शुरू में बात कही कि मानसिक टुच्चेपन का सबसे बड़ा कथाकार, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मनुष्य का जो मनोविज्ञान है, वो जिस तरह से सोचता है, उसकी सोच के अंदर तक पैठ करने वाला आदमी अगर कोई है तो अमरकांत है। अमरकांत पे अंतिम एक बात जो कहना चाहूंगा कि उनके उपन्यासों को लेकर हमेशा एक आरोप उन पे लगाया जाता है कि अमरकांत छोटे दायरे के उपन्यासकार हैं, मतलब उन्होंने कभी अपना दायरा बढ़ाया नहीं। इस संदर्भ में मैंने अपने अध्ययन में ये पाया कि अमरकांत का दायरा छोटा नहीं, अमरकांत का वह वास्तविक दायरा, वह भोगा हुआ समाज, वो देखा हुआ समाज, और उस समाज में जितनी गहराई तक वो पैठ करते हैं, शायद उनके समय का कोई दूसरा कथाकार नहीं कर पाता। कमलेश्वर की स्थितियां अपनी अलग हैं, राजेंद्र यादव की स्थितियां अपनी अलग हैं, मार्कंडे की स्थितियां अपनी अलग हैं, लेकिन जिस भोगे हुए देखे हुए समाज को जितनी गहराई तक, एक सीमित दायरे में ही सही, लेकिन जितने गहराई तक अमरकांत चित्रित करते हैं अपने उपन्यासों में, और कोई उनके समय का कथाकार नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि समय के साथ अमरकांत के दूसरे उपन्यासों की भी चर्चा होगी। अपने साहित्य के माध्यम से अमरकांत हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगे, और शायद यही कारण है कि आज अमरकांत हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। मैं चूंकि मुझे उपन्यासों पर ही बोलना था, इसलिए मैं कहानियों की चर्चा नहीं करूंगा। मैं आदरणीय गुरुवर डॉक्टर अनिल सिंह सर और प्राचार्य सर और महाविद्यालय के प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि आज अमरकांत के जन्मदिन पर सालों बाद एक बार फिर मैं पढ़ते हुए उनके जीवन से गुजरा, तो बहुत सारी स्मृतियां पुनः ताजा हो गई। आप सभी का बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। बहुत ही बढ़िया। आपने जो है अमरकांत के उपन्यासों पे यदि हम संगोष्ठी करवाएं तो मुझे लगता है कि 4 दिन भी कम पड़ेगा, लेकिन आपने बहुत ही गंभीरता से उनके उपन्यासों का मूल्यांकन किया, उनके कथ्य को लेकर के, उनके शिल्प को लेकर के, उनकी रचना शैली